सन 1977 पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तकमील के आखिरी मराहिल में था। बस एक कदम और पाकिस्तान दुनिया की एटमी ताकतों की सफ में शामिल होने वाला था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने ये सफ़र 20 साल पीछे धकेल दिया। सियासत, आलमी दबाव, खुफिया साजिशें और एक ऐसा फैसला जिसने तारीख का रुख बदल दिया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तबाही के बिल्कुल करीब इंडिया के वजीर आजम की एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। ये वो गलती थी जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के ख्वाब को बचाया बल्कि उसे एक नाकाबिले शिकस्त हकीकत बना दिया। और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान ने बाद में अपना सबसे बड़ा सिविल एजाज निशाने पाकिस्तान इसी इंडियन वजीर आजम को दिया। क्यों? क्या ये शुक्राने का इशारा था या किसी खुफिया ताल्लुक की अलामत? पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम की ऐसी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी। 6 अगस्त 1945 अमेरिका दूसरी जंग अजीम में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिरा के जंग का खात्मा करता है। लेकिन उसके बाद दुनिया में एटमी हथियारों की ऐसी दौड़ शुरू होती है जो हजारों कोशिशों के बावजूद रुक नहीं पाती। अमेरिका के बाद सोवियत यूनियन, बर्तानिया, फ्रांस, चाइना भी एटमी हथियार हासिल कर लेते हैं। 1862 इंडिया चाइना जंग में इंडिया को शिकस्त हो जाती है और हजारों एकड़ रकबे पे चाइना कब्जा कर लेता है। फिर 1965 की पाक भारत जंग में भी इंडिया को पाकिस्तान से हजीमत का सामना करना पड़ता है। मुसलसल 2 जंगों में शिकस्त के बाद इंडिया को एटमी हथियारों की कमी महसूस होती है, लेकिन आलमी पाबंदियों की वजह से इंडिया सरेआम ये रिस्क नहीं लेता और हफिया तौर पे एटमी हथियारों पे रिसर्च करता है और 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहले एटमी हथियारों का तजुर्बा करता है। इंडिया के इस तजुर्बे से पाकिस्तान की सलामती को शदीद खतरात लाहक हो जाते हैं। चूंकि पाकिस्तान इंडिया से कितना छोटा मुल्क था, ऊपर से एटमी हथियारों की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए और मुश्किल बना रही थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने नारा लगाया कि हम घास खा लें कि लेकिन एटमी हथियार लाजमी बनाएंगे। लेकिन उन्हें मालूम था कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि एटमी हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए NPT ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी एटमी हथियारों के अदम फैलाव का मुआहिदा नाफिज हो चुका था, जिससे आलमी पाबंदियों का खतरा था। इसलिए पाकिस्तान ने इस मिशन को इंतहाई राजदाराना तौर पे शुरू किया ताकि पड़ोसी मुल्क को इसकी हिबर न लगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस वक्त हॉलैंड की कंपनी यूरेंको के ज़ैली इदारे FDO फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। उन्होंने वहां ये टेक्नोलॉजी सीखी और फिर 1975 में पाकिस्तान आ गए और केहोटा रिसर्च लैब में अपनी रिसर्च स्टार्ट की। चूंकि पाकिस्तान के पास यूरेनियम मौजूद नहीं थी जो एटमी हथियारों में इस्तेमाल होती थी, इसके लिए पाकिस्तान ने यूरोप से यूरेनियम हासिल करने का फैसला किया। ये मिशन इंतहाई हफिया रखा गया था, लेकिन उस वक्त तक इंडिया की हफिया एजेंसी रा यूरोप में अपना नेटवर्क मजबूत कर चुकी थी। उन्हें किसी तरह पता चल जाता है कि पाकिस्तान फरबन्नस से यूरेनियम ले रहा है। वो ये इंफॉर्मेशन इंडिया भेजते हैं तो इंडियन वजीर आजम इंदिरा गांधी इस चीज को कंफर्म करने के लिए रा के कुछ एजेंट्स को पाकिस्तान भेजने का फैसला करती हैं, जिनमें सबसे पहला नाम मौजूद NSA चीफ और उस वक्त के सुपर स्पाई कहलवाने वाले अजीत डोवल का आता है। अजीत डोवल इससे पहले भी सिकम जैसे कुछ बड़े मिशन कामयाबी से कर चुके होते हैं, तो उनकी सरबराही में एक टीम शनाहत तब्दील करके पाकिस्तान भेजी जाती है, जिनका मिशन पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का पता लगाना होता है कि वाकई पाकिस्तान ऐसी किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि नहीं, और अगर कर रहा है तो कहां कर रहा है और इसे कैसे रोका जाए। कुछ दिनों की निगरानी के बाद रा को ये पता चलता है रावलपिंडी में केहोटा के मुकाम पे एक लेबोरेटरी में कुछ साइंसदान आते जाते हैं। उन्होंने इस लेबोरेटरी की जासूसी शुरू कर दी। इस लेबोरेटरी में पाकिस्तान के साइंसदान के अलावा कुछ सीनियर आर्मी ऑफिसर्स का भी आना जाना है। लगा रहता था तो उन्हें कुछ शक हुआ। अजीत डोवल ने इस लेबोरेटरी में घुसने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होने की वजह से वो इसमें कामयाब ना हो सके। अब उन्हें ये तो पता था कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है,
लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि पाकिस्तान वाकई यहां एटमी हथियार बना रहा है या कुछ और कर रहा है। इसके लिए उन्हें लेबोरेटरी के अंदर एक्सेस चाहिए थी, जो कि पॉसिबल ना थी। इस लेबोरेटरी के सामने एक बार्बर शॉप थी, जहां पे इस लेबोरेटरी में काम करने वाले कुछ साइंटिस्ट बाल कटवाने आते थे। उन्होंने इस शॉप वाले से किसी तरह दोस्ती कर ली और इस शॉप में ज्यादातर बैठने लग गए। अक्रोज जब एक साइंटिस्ट वहां बाल कटवाने आया तो उन्होंने चुपके से उसके कुछ बाल हासिल कर लिए और उन्हें रेडिएशन टेस्ट के लिए इंडिया भेज दिया, ताकि पता लगाया जा सके कि वाकई यहां कुछ बड़ा हो रहा। जब इंडिया में इन बालों का टेस्ट हुआ तो इनमें रेडिएशन की काफी मिकदार पाई गई, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान एटमी हथियारों पर रिसर्च कर रहा है। इस दौरान इंडिया में इलेक्शन होते हैं और मुरारी जी देसाई इंडिया के वजीर आजम बन जाते हैं। इस दौर में रॉ पे इल्जाम लगता है कि इंदिरा गांधी रॉ को अपोजिशन की जासूसी के लिए इस्तेमाल करती थीं, तो इनके रॉ के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं और वो रॉ के किरदार को महदूद कर देते हैं। इस दौरान पाकिस्तान में अजित डोल कहोटा लेबोरेटरी में काम करने वाले एक साइंटिस्ट को खरीदने में कामयाब हो जाते हैं, जो $10,000 के बदले में इंडिया को पूरे एटमी प्रोग्राम के ब्लू प्रिंट देने के लिए तैयार था। इस वक्त रॉ का इतना बजट नहीं था कि वो इतने पैसे अपने पास से देते। रॉ चीफ ने मुरारी जी देसाई को सिचुएशन से आगाह किया और उन्हें मशवरा दिया कि $10,000 के बदले में ब्लू प्रिंट लेके कहोटा लेबोरेटरी पे हमला करके एटमी प्रोग्राम तबाह करने की इजाजत मांगी। लेकिन मुरारी जी ने यह की के इनकार कर दिया कि ये उनका अंदरूनी मामला है, हम इसमें मदाखलत नहीं कर सकते। इस दौरान रॉ इस्राएली इंटेलिजेंस मोसाद से कांटेक्ट करती है और उसे इस प्लेन के बारे में बताती है। इसराइल को जब इसका पता चलता है तो वो भी इस मिशन में शामिल हो जाते हैं और वो भी कहोटा लेबोरेटरी पे हमला करने का मंसूबा बनाते हैं। लेकिन उन्हें मुश्किल ये पेश आती है कि पाकिस्तान इजराइल से काफी दूर है। इसराइल का पाकिस्तान पे डायरेक्ट हमला करना नामुमकिन था, तो इजराइल इंडिया से रिक्वेस्ट करता है कि हमें अड्डे फराहम किए जाएं ताकि हम बमबारी करने के बाद इंडिया से रिफिलिंग करवा के वापस जा सकें। लेकिन इंडियन वजीर आजम इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर देते हैं कि इससे हमारी और पाकिस्तान की जंग छिड़ जाएगी। यूं वक्ती तौर पे ये मिशन रुक जा। मुरारी जी देसाई की पाकिस्तान के सदर ज़ियाउल हक के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और अक्सर उनकी बातचीत होती रहती थी, और यही वो एक ऐसी गलती करते हैं जिसे आज तक इंडिया पिछता रहा है। इंडिया के पीएम ज़ियाउल हक को कॉल करके कहते हैं कि आप बहुत चालाक बनते हैं, लेकिन हमें पता है कि आप कहोटा में क्या कर रहे हैं, वहां पे कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ये सुन के ज़ियाउल हक चौंक जाता है, क्योंकि ये मिशन आईएसआई ने बहुत खुफिया रखा था, यहां तक कि CIA को भी खबर ना हुई। ज़ियाउल हक ने उसके बाद रॉ के अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया और 25 से 30 के करीब इंडियन एजेंट्स कत्ल हुए और अजित डोल बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वापस इंडिया पहुंचते हैं। जरा सोचिए, इस वक्त अगर इंडिया भी इजराइल की तरह पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे हमला करके उसे तबाह कर लेता, तो आज पाकिस्तान का हाल भी इराक, शाम और मिस्र जैसा ही होता, जहां इजराइल ने कभी भी एटमी हथियारों को बनने ना दिया। और आज इजराइल मिडल ईस्ट का अकेला बदमाश है, जिस मर्जी मुल्क पे हमला करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कुछ वक्त के लिए रुक गया। फिर पाकिस्तान ने 1984 में ये तजर्बा कर लिया था, लेकिन सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान जंग की वजह से ऐलान ना किया। यूं मुरारी जी देसाई ने जाने अनजाने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया, और उनके दौर में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी मिसाली रहे। बाद में 1990 में पाकिस्तान ने उन्हें अपने सबसे बड़े सिविल एजाज नशान पाकिस्तान से नवाजा। वो इंडिया के वाहिद वजीर आजम हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी की जाएगा। शुक्रिया।